नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वेलकम टू चुनावी अड्डा, जहां उठता है हर छोटा बड़ा चुनावी मुद्दा। यूपी में टीईटी पेपर परीक्षा लीक मामले में योगी सरकार एक्शन में है। तेजी से कार्रवाई हो रही है। 29 लोगों की धरपकड़ हो चुकी है। एक दिन के अंदर ही एक्शन हुआ। इतना ही नहीं, अगले महीने परीक्षा दोबारा कराने का भरोसा भी दिया गया। लेकिन इस बीच विपक्ष ने योगी सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की है। योगी सरकार पर 20 लाख बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है। स्टूडेंट के भविष्य की चिंता से ज्यादा बयानबाजी जोर शोर से हो रही है। ये तब है जब योगी सरकार ने एनएसए के तहत एक्शन और संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने की बात कही है। सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष की इतनी तेजी चुनावी माहौल बनाने के लिए है? उधर सवाल सरकार की तेजी पर भी है। कहीं विपक्ष के प्रेशर से तो योगी सरकार तुरंत एक्शन में नहीं आ गई। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है इस पूरे मसले पर, यानी परीक्षा पेपर लीक पर चुनावी विवाद। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। ये सब तेवर हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, पेपर लीक कांड में योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। प्रदेश भर में पेपर लीक कराने वाले जालसाजों की धरपकड़ शुरू हो गई। खास बात यह कि कुछ घंटों में 29 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इस बीच चुनावी साल में इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगवा दिए गए जिन पर लिखा है योगी सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1। इसी तरह कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। शर्म आनी चाहिए इस तथाकथित विश्वगुरु सरकार में, जिसमें यूपी टीईटी का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया और हमारे परीक्षार्थियों को ये मौका देना कि वो परीक्षा दे सकें, नौकरी पा सकें, रोजगार पा सकें। ये इस सरकार की न नीति है या नीयत। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा में परिणाम रद्द होना आम बात है। प्रदेश में शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर, बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। हर बार पेपर आउट होने पर योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। यूपी सरकार ने जल्द ही दोबारा परीक्षा कराने पर ध्यान देने की बात कही है। दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। दरअसल रविवार सुबह यूपी टेट की परीक्षा देने स्टूडेंट परीक्षा केंद्र में पहुंचकर एग्जाम दे रहे थे, लेकिन अचानक पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। ये परीक्षा 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट दे रहे थे। योगी सरकार ने महीने भर में दोबारा पेपर कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस मामले पर अब सियासत तेज हो चुकी है। आखिर क्या चुनावी साल में इस तरह के मामले सियासी नफे नुकसान के लिए उठाए जा रहे हैं? टीम न्यूज़ नेशन। तो आप और हम सभी परीक्षा देते रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए जीवन ही एक परीक्षा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल है पेपर दर पेपर ये पेपर लीक कैसे होते जा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तक की बात करी जाए तो योगी सरकार में कुल 7 बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो चुके हैं। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के और जाने माने पुलिस के अफसर हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के मेरे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल, आप तो खुद स्टूडेंट्स के इतने बड़े लीडर रहे हैं, सिर्फ 4.5 सालों के दरमियान अगर 7 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाएंगे तो सरकार पर सवाल उठेंगे ही ना? दीपक जी देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना बहुत पुरानी परिपाटी रही है, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद पुलिस का एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर एनएसए लगाने की बात चीफ मिनिस्टर ने की है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने की है, उसके अलावा आप देखिए कि अगले दिन ही दीपक कुमार जी एंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है
24 घंटे के अंदर करीब 27 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कुछ लोग बिहार के छुपे हुए हो। तो उस नेक्सस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की बात की जा रही है। बात यह है कि धांधली नहीं होने देंगे। परीक्षा में अगर कभी भी कोई इरेगुलरिटी होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको कैंसिल करके जो भी योग्य छात्र हैं उनको जॉब दिलाने का काम योगी सरकार करेगी। लेकिन डॉक्टर मिश्रा ये कहकर कि ये परिपाटी रही है उत्तर प्रदेश में, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। परिपाटी को तोड़ने के लिए ही तो आपकी सरकार को चुनकर लाए हैं। दीपक जी, आप देखिए जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही तल्ख टिप्पणी रही है पिछली सरकारों के ऊपर, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उसके बाद भी इतनी सारी नौकरियों को बहाल कर देना, जो भी पेंडिंग जितनी भी पोजीशन थी उसको फुल करने की कोशिश करना, जब इतने सारे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और अगर कोई भी मिस्टेक हुई है उसके ऊपर एग्रेसिव कार्रवाई करके उस पूरे नेक्सस को खत्म करना, यही हमारा मेन लक्ष्य है। जिस तरीके से अपराध पे नियंत्रण किया जा रहा है, जिस तरीके से जो भी माफिया राज, चाहे वो शिक्षा का माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, सबके अगेंस्ट जिस तरीके से नकेल कसी जा रही है, उसमें अगर आप देखें तो हर चीज में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समय पूरे भारत में नंबर 1 पे है। अगर हम कंपेयर करते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो जो ये हुआ है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक्टिव एक्शन लेते हुए तुरंत 1 महीने के अंदर दोबारा शिक्षा कराना, किसी भी स्टूडेंट से जो भी एग्जामिनी है उनसे कोई भी चार्ज न लेना, उनके लिए राज्य की बसों का जो किराया है वो फ्री कर देना, केवल वो अपने पास को दिखा करके, आइडेंटिटी कार्ड को दिखा करके वापस घरों को जा सकते हैं। छात्रों को इससे परेशानी हुई है, लेकिन जो योग्य छात्र है उनको नौकरी देना, उनको जॉब दिलाना, उनको न्याय दिलाना एक किसी भी शासन व्यवस्था का एक आइडियल फार्मूला होता है और योगी सरकार उसमें पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश कर रही है और उतरी है। और जिस तरीके से आप देखें, अगर आप पिछले 15 सालों की सरकारों के अपॉइंटमेंट पूरे जोड़ लें और जो पिछले 4-4.5 साल में अपॉइंटमेंट हुए हैं सरकारी नौकरियों में, उनसे कम 10 गुने से ज्यादा अपॉइंटमेंट हुए। ये सरकारी आंकड़े बोल रहा हूँ। जिस तरीके से इतने सारे अपॉइंटमेंट जो सरकारी कोर्ट के ऑर्डर से पेंडिंग हुए थे, उन सबको क्लियर करा के प्रदेश के युवाओं को जॉब देना, ये योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। और बिना किसी हेरफेर के, बिना किसी घपले के, बिना किसी घोटाले के, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का तर्क है अनुराग भदौरिया जी, ये तो आपके समय की परिपाटी रही है, इसी के चलते पेपर लीक होते हैं। आपने सुना, एक बार आदमी जोर से थप्पड़ मार, नकलची जो है, जो परीक्षा के जो नकल करवाने वाले लोग, जो माफिया हैं, जो पेपर लीक करने वाले माफिया हैं, कड़ा तमाचा मारते हैं सरकार को गाल पे, तो कहते हैं बाएं गाल पे मारा है, अब कि ये मारेंगे मुझे दाएं गाल पे तो उनपे NSA लगा दूंगा। फिर वो कुछ दिन बाद दाएं गाल पे मारते हैं खींच के, फिर आउट हो जाता पेपर। अभी दाएं गाल पे मारा है, अगर एक बार में दाएं बाएं दोनों गाल पे मारेंगे, ये जो नकलची है, जो यहाँ नकल माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, मैं इनको टांग दूंगा। ये हालत सरकार की हो चुकी है। ये सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं। 7 बार आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 7 बार तो कंपटीशन जो एग्जाम है वो आउट हुए हैं, और यूनिवर्सिटी कॉलेज की कितनी बार आउट हुए, कितनी दिक्कत होती है आपको पता है। एक बार पेपर आउट होता है, पूरी तैयारी के साथ बच्चे बैठते हैं, उनकी फिर तैयारी फिर अधूरी रह जाती है, क्योंकि वो अपने लय में आने में उन्हें समय लगता है, टाइम लगता है। भाई अल्टीमेट पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद वो अपनी लय बनाते हैं कि हमें इस तारीख को एग्जाम देना है, और पर्चा आउट हो जाता है और सरकार गाल बजाती है। और यहाँ पे लगातार माफिया तमाचा मार रहे हो, तमाचा खाते जा रहे, फिर कह रहे उठ के खड़े हो गए, नहीं आपकी मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे योगी जी, जब से आपकी सरकार आई है तब से लगातार पर्चे आउट हो रहे हैं। नौकरी तो क्या दोगे, कम से कम एग्जाम ही करवा लो। नौकरी तो आपके बस की नहीं है देना। 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी आपने, कहां चला गया 70 लाख? आपने कहा था हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, कहीं आपने नहीं, कहीं आपने, एक सवाल पूरा कर दूं, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, कहीं आपने यहाँ प्राइमरी स्कूल बना दिया तो बता दो। आप बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे थे, आप 6 एम्स बनाने की बात कर रहे थे। 1 एम्स जमीन समाजवादी ने दी है गोरखपुर में, वही आप नहीं बना पा रहे हो।
ये वो लोग हैं जो खाली बातें करते हैं, जनता की और बच्चों के भलों की बात नहीं करते। अब ठीक है। 21-22 लाख जो प्रत्याशी बैठे थे उनका मानसिक हालत क्या होगी सोचिए आप, और क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी सवाल को मैं डॉक्टर मिश्रा से पूछूंगा। अनुराग जी आपने बहुत लॉजिकल पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का भी व्यू इस पर जानना चाहता हूं। राजपूत जी क्या कहेंगे, क्या सरकार ये कहकर बच सकती है कि भाई इसकी तो परपाटी रही है उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले तो दीपक भाई मैं आपको और न्यूज़ नेशन को बधाई देता हूं कि आज सत्ता से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और वो जायज सवाल आप पूछ रहे हैं जिन सवालों की वास्तव में आज आवश्यकता है। सर हम हमेशा पूछते हैं। हमारे सवाल आपने पूछे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं जी। नहीं, आज पूछे हैं तो मैं आज बधाई दे रहा हूं, जब फिर पूछेंगे फिर बधाई दूंगा। मित्र हैं आप। तो दीपक भाई एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, रोजगार का हक छीनना चाहती है। इसलिए ये लोग जो हैं अपनी सिर्फ गाल बजाते हुए, कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। चिल्लाते हैं कि एनएसए लगा देंगे, चिल्लाते हैं कि उल्टा टांग देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जितनी परीक्षाएं हुई सारी की सारी लीक हुई, सारी की जो बची वो कोर्ट में चली गई। आप मूल रूप से लोगों को, बच्चों को, हमारे बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे, रोजगार ही नहीं देना चाहते। इसलिए किसी न किसी माध्यम से आप इसको लीक कराना चाहते हैं, और जब लीक हो जाती है वो चीजें, तब आप एक बयान कठोर जारी करते हैं और आदरणीय कौशलकांत मिश्रा जी जैसे लोग कहते हैं कि साहब ये तो परिपाटी थी। अरे भाई, पुरानी परिपाटियों के पीछे शिखंडी बन करके अपनी सरकार को क्यों छुपाना चाहते हैं? अपनी गलतियां पिछली गलतियों के पीछे क्यों रखना चाहते हैं? आप तो पारदर्शी नीति के लिए आए थे। आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, कहां से दे दी भाई? आप हमको बता दीजिए। पुरानी सरकार के नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, और बल्कि आपने तो ऐसी ऐसी नौकरियां दी हैं जो आपके सरकार में नौकरी लगी ही नहीं। वो बेचारा नेपाल भाग गया, वो एक चौधरी था, दुर्गेश चौधरी, उसको कहने लगे कि इसको लेखपाल बनाया था। तो इस तरीके की ये हास्यास्पद हरकतें सरकार कर रही है, और कहीं ना कहीं इन सारे के सारे शिक्षा माफियाओं को, बेरोजगारों को ठगने वाले माफियाओं को एक संरक्षण देने का काम यह सरकार करती है। और उसके बदले में इस सरकार को जो सबसे बड़ी बात है ये मिलता है कि इन्हें नौकरियां नहीं देनी पड़े। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहे, सिर्फ सांप्रदायिक करते रहे। और रही बात, आपने एक सवाल पूछा था, क्या चुनाव का वर्ष आ गया है इसलिए ये नहीं सर, थोड़ा सा 30 सेकंड और दे दीजिए अगर आप कहें तो। ना, आप कंप्लीट कर लीजिए, अपनी लाइन कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर मिश्रा के पास चलूंगा। बहुत वक्त है हमारे पास बहस का। जी हाँ, बिल्कुल जी। मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं कि चुनाव का वर्ष आ गया, ये तो सच है, चुनाव का वर्ष आ गया। तो चुनाव के वर्ष में सरकार को भी तो अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए थी। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव का वर्ष है इसलिए विपक्षी जो है छात्रों के साथ ना खड़े हो, जनता के साथ ना खड़े हो, राजनीति ना करें? बिल्कुल करेंगे हम राजनीति। अगर जनता के हक की बात है, बेरोजगारों के हक की बात है, तो हम राजनीति करेंगे, और राजनीति से ही समस्या का समाधान करेंगे। जैसे किसानों के काले कानून इन्होंने डाकू की तरीके से लाए थे और चोरों की तरीके से मुंह छुपा करके भागे हैं ये लोग। संसद से डॉक्टर मिश्रा, मेरा सीधा सवाल है 7 परीक्षाओं का लीक, अब डैमेज कंट्रोल का वक्त है। क्या सिर्फ कह देने से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, 29 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, ये जो परसेप्शन बना रही है विपक्ष आपके खिलाफ कि भाई ये तो रोजगार देना ही नहीं चाहते, हर नियुक्ति जाकर कोर्ट में अटक जाती है, आखिर इससे कैसे पार पाएंगे? क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा इन चुनाव में। फिर मैं जाऊंगा डॉक्टर सिंह के पास। दीपक जी, पहले तो ये जो झूठ का पुलिंदा बताया जा रहा है कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है, इसी पिछली सरकारों की सरकारी नौकरियां जो कोर्ट के डिफरेंट स्टे के ऑर्डर से रुकी हुई थी, उसको 4.5 लाख लोगों को तो नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, चाहे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एक नकल माफिया क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? नहीं, बीच में नहीं, आप उसमें जवाब दीजिए। 7 बार पेपर आउट हो चुका है। भदौरिया जी ये बताइए, यूनिवर्सिटी के तो कितनी बार हो चुके हैं?
तो आपके माफिया, आपने माफिया पाल रखे हैं और खाली गाल में जाते रहते हैं, ऐसे लगा देंगे, उल्टा टांग देंगे, इधर फेंकेंगे, उधर फेंकेंगे। इसी खाली बोलने के लिए है कि इसका कारण ही नहीं। अच्छा अनुराग जी, उनको अपना जवाब तो दे लेने दीजिए। अनुराग जी उनको अपना जवाब दे लेने दीजिए प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी आप उनको जवाब दे लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी आउट ऑफ टर्न नहीं प्लीज। क्या हम एक्शन लेने वाले, क्या एक्शन लोगे आप? लगातार ठीक है अनुराग जी देखिए अच्छी खासी बहस चल रही है, दोनों सही ढंग से अपने पॉइंट्स उठा रहे हैं, मैं दोनों को, तीनों चारों को मौका दे रहा हूं। ऐसा ना करिए, बीच में एक आध टिप्पणी चलती है, लेकिन अगर आप अपाद और निर्बाध गति से बोलते रहेंगे तो दिक्कत होगी। डॉक्टर मिश्रा अपनी बात कंक्लूड करिए। अनुराग जी आप प्लीज खामोश हो जाइए। ये कहना चाहूंगा, अभी भदौरिया जी बीच में कूद रहे हैं, मैं इनको जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। याद है आपको उत्तर प्रदेश में 2015 में हाईकोर्ट के चीफ, अरे मुझे याद है, मुझे तो याद है, उन्होंने ये कहा था कि ये अनिल यादव की समय जिस तरीके से कुरैशी में सारे यादवों को भरा गया था, जिस तरीके से अनिल यादव के ऊपर टिप्पणी की गई थी, जिस तरह के जो आयोग से उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे उसमें सारे यादवों को भरा गया था। इस पे जो हाईकोर्ट का टिप्पणी जो आप भूल गए हैं, आपके जमाने में जो भी, आपके जमाने में कितने अपॉइंटमेंट हुए थे? एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था सरकारी। मैं नारे से लगा दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर आके बोलते हैं बुलडोजर चला दूंगा, इनको एनएसए लगा दूंगा, लीक हो जाता है बार-बार। अनुराग जी मैं समझता हूं अगर आप कोई नए पॉइंट रखना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातों को दोहराएंगे और बीच में इंटरप्ट करेंगे तो दर्शक भी आवाज नहीं सुन पाते ना। आप सब लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज आप लोगों तक पहुंचे, इसीलिए तो हम बहस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संयम रखिए ना सर, थोड़ा सा संयम रखिए। डॉक्टर मिश्रा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। और अभी तक आदरणीय डीजीपी साहब के पास तो मैं गया ही नहीं। डॉक्टर मिश्रा कंक्लूड करिए प्लीज, मुझे डीजीपी साहब के पास भी जाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भदौरिया जी के पास कोई तर्क नहीं होता है तो वो दूसरे को बोलने नहीं देते और केवल बड़बड़ जाते हैं। समस्या ये है, आप हमारे आपके तर्क की देने की बात नहीं है। बात यह है कि हाईकोर्ट के जज ने आपकी सरकार के बारे में क्या टिप्पणी की थी? एक भी यहाँ तो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारी सरकार ने किया। आप ये देखिए जिस तरीके से 15 सालों में अपॉइंटमेंट हुए हैं, उससे कम से कम 10 गुने ज्यादा अपॉइंटमेंट करना चाहते हो। इस समय शिक्षाओं को जितना मौका मिल रहा है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी खुल रही है, जिस तरह से कॉलेज खोले जा रहे हैं, पूर्वांचल में हर शहर में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहा है। ये देखिए, ये तरीका है, यही तरीका भदौरिया जी का। अपनी बात कहते ना और जो माफिया को पालो नहीं देना। भदौरिया जी यही आपकी कमजोरी है, यही बहुत तंग हो गए। जनता देख रही है आपको, जनता देख रही है आपको। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, अपनी बातों को, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी राजकीय नौकरियां दी हैं, इतनी राजकीय नौकरियां पिछले 4.5 साल में पूरे भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में नहीं दी गई। अच्छा मैं रोकूंगा। अनुराग जी आपके साथ वो पुरानी कहावत है ना, भैंस के सामने बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। आपको कुछ भी बोल दो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा खामोश हो जाइए, दूसरों को भी अपनी बातें कहने दीजिए। आप ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो आपका वोटर क्या सोचेगा, दर्शक क्या सोचेंगे? आपने अपनी बात रख दी, प्रभावशाली ढंग से रखी। आपको अगर इंटरवेंशन करना था आपने कर लिया, उसके बाद लगातार बोलने रहना, ये तो बीमारी है टेलीविजन में। मैं क्या बोलूं इससे आगे? आप मेरे बड़े भाई हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या परिपाटी है कि उत्तर प्रदेश में हर पर्चा लीक हो जाता है, और क्यों, क्या है ये नेक्सस, क्या है? दीपक जी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये केवल परीक्षार्थियों को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उनसे जुड़े हुए परिवार, उनके समस्त सदस्यों को प्रभावित करती है। सही बात। और ये जो मानव त्रासदी है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने लगता है ठीक से नसीहतें नहीं ली हैं अपनी। एक के बाद एक इस तरीके के पर्चों का आउट होना, अगर हमने पहले 3 केसेस में कार्रवाई भली भांति कर ली होती और उनको अधमरा न छोड़ करके उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करते जिसके दावे हम आज कर रहे हैं, तो शायद ये भयावह स्थिति और परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित न होती। परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित हुई। मैं जहां बैठा हूं, पुलिस के बाद मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं, यूनिवर्सिटी का चांसलर भी हूं, और अगर उसकी पवित्रता के ऊपर आता है तो उसके पीछे भ्रष्टाचार और कुत्सित विचारधाराएं हैं, और ये नहीं होनी चाहिए शिक्षा जगत में।
और अगर ये हुई है तो ये मान के चलिए, आज आपने देखा हम लोगों के जमाने में नकल तब भी होती थी, लेकिन इक्का दुक्का कोई पर्चा लेके चला आया और प्रसाधन गृह में किताबें छुपा दी, प्रसाधन के बहाने गए देख लिया। आज तो जो टेक्नोलॉजी है दीपक जी, वाईफाई, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरीके के माइक्रोचिप्स आ गए हैं जो कान में ईयरफोन की तरह लगे रहेंगे, जैसे कि हम कुछ ऊंचा सुनते हैं और उसके माध्यम से पूरा पर्चा आउट होता है। वो जमाने चले गए जब आदमी पर्चा लेकर के जाता था या लाउड स्पीकर पे नकल होती थी। अब हाईटेक नकल हो रही है। इसके पीछे संगठित गिरोह और अपराध और इसके पीछे करोड़ों रुपए का खेल है। और अगर पहले ही हमने इनके ऊपर चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली होती तो आज ये दुर्दिन हमको नहीं देखना पड़ता। और बच्चों के साथ आज पहली बार मुझे लगा, नहीं, बड़े सुखद अनुभव था कि भदौरिया जी ने एक बहुत सेंसिबल बात कही, और ये कही कि जब विद्यार्थी का, परीक्षार्थी का लय और टेम्पो टूट जाता है तो वापस पटरी में आने में उससे बहुत समय लगता है, और कालांतर में उसका जो दूसरा परफॉर्मेंस होगा, कदाचित मैं, हो सकता है मैं गलत हूं और मैं चाहूंगा मैं गलत हूं, उसका वो परफॉर्मेंस नहीं होता है जो आज की तैयारी में, आज परीक्षा में जब परीक्षार्थी उतरा है। कुछ लोगों को तो लाभ होगा, ये सही है, लेकिन अगर नियत स्थान और समय पर परीक्षा न हो तो उसमें विद्यार्थी के साथ बड़ा अन्याय होता है। संतोष की दो बातें हैं, सरकार का दावा, और डॉक्टर मिश्रा से मैं कहूंगा कि इस बार कम से कम ऐसी कबर तोड़ दें कि सांप को अधमरा न छोड़े, सांप को पूरा खोद करके जमीन में दफन जरूर कर देंगे जो परीक्षार्थी, जो माफिया है। लेकिन अब तक ऐसा सुखद अनुभव हुआ नहीं। चल अचल संपत्ति कुर्क करें, क्योंकि केवल रासुका लगाने से चल अचल संपत्ति कुर्क नहीं करेगी, उनका आर्थिक आधार बना रहेगा। इनके सरगनाओं के ऊपर कार्रवाई करें और ये घर का भेदी लंका ढाए। बिना घर के भेदी के इस तरीके का लेन देन और वसूली नहीं हो पाती है, और समय पर पर्चा आउट नहीं होता है। समय पर पर्चा आउट होना, धन का लेन देन, ये इसके पीछे का वो है। और आपने दीपक जी जो बात कही, मैं केवल अंतिम मेरा वाक्य होगा कि इसके पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर सीबीआई तक की जांचें हुई हैं। आपके टिकर ने इस बात को दिखाया। जाति विशेष को एक विशेष महत्व देते हुए उनके रिक्रूटमेंट को प्राथमिकता दी गई थी। ये चीजें भी बहुत भयावह है, नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा संचालित इम्तिहान के ऊपर भी ग्रहण और काले बादल आएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर ठीक है, मैं इसी से शुरू करूंगा कि क्या अखिलेश यादव में कई सारे एग्जाम्स में सिर्फ यादवों की भर्ती नहीं हुई क्या? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद बातचीत और बहस का सिलसिला जारी रहेगा।